नमस्कार। आज के टॉपिक में हम आपसे फिर मिलते हैं। आज का टॉपिक है एमए फाइनल पेपर 8C इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में नवीनीकरण के लाभ। एडवांटेज ऑफ इनोवेशन। इससे पूर्व वाले में हमने आपको नवीनीकरण का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, विशेषताएं, इस सब टॉपिकों के ऊपर पूर्व में चर्चा हो गई है। इसके तत्पश्चात हम आज यहाँ पर नवीनीकरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ इनोवेशन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि नवीनीकरण में या नवीनीकरण के माध्यम से क्या क्या लाभ होते हैं। जब हम नवीनीकरण के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये पाते हैं कि उत्पादकों को लाभ। नवीनीकरण होगा तो उत्पादकों को लाभ होगा। उत्पादक कौन होते हैं? कल कारखानों के मालिक, उद्योग धंधों के मालिक, इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, उनको लाभ होगा। नवीनीकरण है तो लाभ है। तो यहाँ पर हम नवीनीकरण के लाभ में पहला लाभ, उत्पादकों को लाभ। नवीनीकरण को अपनाने से विभिन्न प्रकार के जो अपव्यय है समाप्त हो जाते हैं। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा उत्पादन की लागत में कमी आती है। प्रमापीकरण, विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण एवं स्वचालित यंत्रों के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि होती है। लेकिन उत्पादकता वृद्धि में जो लाभ बढ़ते हैं उसका बहुत बड़ा भाग उत्पादक या उद्योगपति को मिलता है। तो यहाँ पर हम उत्पादकों को लाभ। तो नवीनीकरण का पहला लाभ क्या है? उत्पादकों को लाभ। उसके बाद में आता है श्रमिकों को लाभ। नवीनीकरण के माध्यम से दूसरा लाभ क्या है? श्रमिकों को लाभ। क्योंकि नवीनीकरण अपनाने से श्रमिकों को भी लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? श्रमिकों को नवीन प्रकार की उन्नत मशीन प्रयोग के लिए मिलती है। दूसरा होता है कार्य की पद्धति में भी सुधार किया जाता है। तीसरा श्रमिकों के लिए लाभ होता है सरलीकरण से उत्पादन कार्य सरल हो जाता है। चौथा श्रमिकों का लाभ होता है विशिष्टीकरण से उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा लाभ श्रमिकों को होता है स्वचालित मशीनें उसकी उत्पादन क्षमता में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि कर देती है। और छठा लाभ श्रमिकों को होता है उसे उन्नत विधियों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सातवां, तीव्रीकरण करने से भी उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तीव्रीकरण करने से भी उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। किसकी में? श्रमिकों की। और आठवां होता है कुशलता एवं कार्य क्षमता बढ़ने पर उनके या पारिश्रमिक में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रॉफिट कंपनी को ज्यादा होगा, फैक्ट्री को ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से इनको भी, श्रमिकों को भी लाभ होता है। जिसमें हम कहते हैं कि बोनस दिया जाता है। कि बोनस क्या होता है? कि प्रॉफिट का कुछ अंश श्रमिकों को भी मालिकों द्वारा स्वतः ही दे दिया जाता है। तो इस तरीके से नवीनीकरण के लाभों में यदि उत्पादकों को लाभ होता है तो दूसरे नंबर पर श्रमिकों को भी लाभ होता है। और नवीनीकरण से तीसरा है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता कौन होता है? जो उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो नवीनीकरण अपनाने से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? इसमें पहला लाभ है अपव्ययों के कम होने से उत्पादन की लागत कम होती है तथा वस्तुएं सस्ती हो जाती है। अब पहले से ज्यादा
वस्तु महंगी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ जाता है और अपव्यय बीच में से रुक जाता है तो वो चीज हो जाती है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि पहले बिजली के तार होते थे, उन तारों पे एक जने की मीटर जाती थी, मीटर लगता था, और 50 जने उसमें से रास्ते में से उसकी बिजली को यूज कर लेते थे। तो क्या हुआ, ये अपव्यय हुआ। अपव्यय का मतलब कई लोगों ने उसको जोड़ लिया। अब वहां पर देखते हैं कि बिजली इतनी खर्च हुई, घर के एक, तो ये उसका सारा लोड किसके ऊपर चल जाता, उसके ऊपर, जो उपभोक्ता था उसके ऊपर, जबकि उस उपभोक्ता ने उस चीज का उपभोग किया ही नहीं। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि जो अपव्यय थे, वो बीच वाले जो लोग थे, जो डायरेक्ट वो यूज कर लेते थे, वो अंडरग्राउंड लाइन के माध्यम से या तार को पूरी तरीके से प्लास्टिक से कवर्ड करने के पर वो अपव्यय रोक दिया गया। तो इससे फायदा किसको हुआ, उसको, जो उत्पादन, मतलब एक तरीके से जो उत्पादन की लागत, या एक तरीके से जो चीज मिल रही थी उसको, कंज्यूमर को, फायदा हुआ। तो इस तरीके से पहला आता अपव्यय के कम होने से उत्पादन की लागत कम होती है तथा वस्तुएं सस्ती। दूसरा है उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर भी उत्पादन की लागत कम होती है। ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी उत्पादन की लागत कम हो जाएगी। तीसरा है प्रमापीकरण करने से वस्तुएं प्रमापित होती है, जिसके चयन में सुविधाएं तथा किस्म के संबंध में भी आश्वासन रहता है। और चौथा है वस्तुओं की किस्म एवं गुणों में भी सुधार होता है। पांचवा है श्रेष्ठ एवं सस्ती वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता के रहन सहन का स्तर भी सुधरता है। तो ये 5 लाभ है जो उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नवीनीकरण के लाभ में उत्पादकों को लाभ हो जाता है, श्रमिकों को लाभ हो जाता है और उपभोक्ताओं को लाभ होता है। इसके साथ ही अब हम भारतीय उद्योगों में नवीनीकरण अपनाने में बाधाएं एवं समस्याएं। अब भारतीय उद्योग हैं, उनमें नवीनीकरण अपनाने में बाधाएं एवं समस्याएं, क्या क्या बाधाएं आ रही है और क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में इस स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर हम समझेंगे। औद्योगिक प्रगति के लिए नवीनीकरण को अपनाना आवश्यक माना जाता है, लेकिन इससे उत्पादक, श्रमिक, उपभोक्ता आदि सभी लाभान्वित होते हैं। देश के लोगों का विकास होने से पूरा राष्ट्र भी लाभान्वित होता है तथा सरकार की आय में भी विभिन्न करों के रूप में वृद्धि होती है। लेकिन भारत जैसे देश में इसका विरोध भी किया जाता है। इसके बाधक कारक श्रमिक, उद्योगपति और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना है। क्या क्या है श्रमिक से संबंधित समस्याएं। नवीनीकरण पर औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से एक तरीके से उद्योगपतियों एवं श्रमिकों में पारस्परिक कलह उत्पन्न हो जाती है। भारत जहाँ की मानव श्रम का कोई अभाव नहीं है, वहाँ श्रमिक वर्ग नवीनीकरण को अपनाने अपने वर्ग के लिए बड़ा घातक मानता है। वे इसके विरोध में निम्नलिखित, जैसे कि बोलते हैं कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद में ये हुआ कि नहीं, कंप्यूटर आदमियों का काम ले लेगा और आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, इस तरीके से तो हम 10 आदमी का एक साथ काम हो जाएगा और इस तरीके। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी विरोध ज्यादा होता है। तो यहाँ पर श्रमिकों से संबंधित समस्या हो जाती है, कार्य का भार बढ़ना, ये इस तरीके की उनके अंदर भावनाएं हो जाती है, कार्य का भार बढ़ जाएगा और ये अच्छा नहीं रहेगा, इससे शोषण हो जाएगा, इस तरीके की बातें आ जाती है। तो यहाँ पर हम कार्य का भार बढ़ना के रूप में, यंत्रीकरण से श्रमिकों की व्यक्तिगतता समाप्त हो जाती है, कि जो वो खुद उसकी इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। ये भी एक समस्या है। श्रमिक क्या करता है, उसका विरोध करता है, वो कहता है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगी, हमारी पूछ कम हो जाएगी, इस तरीके से हो जाता है। और दूसरा बेरोजगारी बढ़ने का भय हो जाता है कि यंत्रीकरण से मशीनें 1000 आदमियों का एक मशीन काम कर देगी, 1000 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये विरोध के माध्यम से नवीनीकरण को अपनाने में दिक्कत आती है। इस तरीके से काफी संघर्ष करते लग जाते हैं श्रमिक वर्ग और उससे विरोध होने लग जाता है, नवीनीकरण को अपनाया नहीं जाता। अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, लोग सोचते हैं कि अब इस तरीके से मशीन आ जाएगी तो हमें अधिक तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, हम कम तकनीकी ज्ञान है, हमको हटा देंगे, नए तकनीकी वालों को लगा लेंगे, इस तरीके
तरीके से उसमें या हमें सीखना पड़ेगा, हम कैसे सीखेंगे, इस तरीके की श्रमिक के मन में ऐसी भावनाएं आती रहती है और उससे नवीनीकरण को अपनाने में बड़ी समस्या होती है। कार्य का अरुचिहीन एवं नीरस होना, यंत्रों के प्रयोग के साथ साथ ही इनमें होने वाले सुधारों से उत्पादकता तो बढ़ जाती है, श्रमिक को कार्य में रुचिहीन नीरस बना देता है। निरंतर मशीन के साथ कार्य करना पड़ता है तथा एक से ही क्रिया को बार बार पुनरावृत्त करती है। पहले श्रमिक एक दूसरी बातचीत करते वो नहीं, अब मशीनें रह गई इसके पास, तो कार्य में रुचि और नीरस हो जाता है और इस तरीके से श्रमिकों का शोषण भी होने लग जाता है। नवीनीकरण के उत्पादन की बढ़ती दर होने वाले सभी उपयोगों को समाप्त किया जाता है। इसे श्रमिक का अधिकतम उपयोग किया जाता है तथा लाभों में वृद्धि होती है, लेकिन इन लाभों में श्रमिकों को बहुत कम भाग दिया जाता है। उनकी मजदूरी में वृद्धि बड़े हुई लाभों के अनुपात में नहीं होती। श्रमिक का कार्य तो बढ़ता है लेकिन उस अनुपात में उनका पारिश्रमिक नहीं बढ़ता। श्रमिकों का शोषण वो एक श्रमिकों का शोषण होता है और उनमें असंतोष उत्पन्न होता है। इसी तरीके से संगठन के दोष और श्रमिकों के ऊपर है। इस तरीके से कई कई यूनियनें बन जाती है, वो नारेबाजी करती है, हड़तालें करती है, इस तरीके से और संगठन के दोस्त भी इस तरीके से नवीनीकरण लागू नहीं होने देते। उसके बाद में जैसे श्रमिकों की जो समस्या है, तो उसी तरह उद्योगपतियों से संबंधित भी समस्याएं हैं। वो समस्याएं ये है कि वे लोग अधिक पूंजी विनियोग और प्रतिफल कम, उनकी समस्या है ज्यादा पैसा लगा देते हैं, प्रतिफल कम मिलता है, तो उनके लिए एक समस्या का कारण बन जाती है। वो मजदूरी में कटौती कर देते हैं, मजदूरों के ऊपर उनकी मजदूरी में कम कर देते हैं, काम के घंटे बढ़ा देते हैं, इस तरीके की समस्या आती है। श्रमिकों की मांग में बढ़ना, उनकी श्रमिकों की नई नई आए दिन मांग बढ़ जाती है, तो उससे जो उद्योगपति हैं वो भी परेशान रहते हैं। इसी प्रकार श्रमिकों द्वारा हड़ताल एवं विरोध, ये भी उद्योगपति के लिए समस्या का कारण होता है। नई नवीनीकरण होता है तो उनकी हड़तालें हो जाती है। मशीनों के अप्रचलन का भय ये तरीके से है। बाजार का अभाव, राष्ट्रीयकरण का भय, कोई कंपनी अच्छी चल जाती है, पता लगता है कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो वो मालिक वो सोचता है कि मैं प्रॉफिट में लाऊंगा, तो प्रॉफिट को देख के सरकार उसको राष्ट्रीयकरण कर लेगी, तो वो लॉस में रखता है ताकि लॉस होते कि सरकार उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। इस तरीके से राष्ट्रीयकरण का है। इसी प्रकार से हम आर्थिक और सामाजिक से संबंधित भी समस्याएं हैं। इसमें जैसे छोटे उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ जाता है, बड़ी बड़ी मिलें लग जाती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बाधक है। भारतीय कलात्मक उद्योगों का नष्ट हो जाता है, विदेशों पर निर्भरता हो जाती है, बेरोजगारी का भय हो जाता है और वृहद स्तरीय व्यापार के दोष हो जाते हैं। तो इसी तरीके से नवीनीकरण से देश के उद्योगों का आकार वृहद हो जाता है, क्योंकि इसे अपनाने के लिए तथा उद्योग संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए छोटी इकाइयां परस्पर संयोग स्थापित करके बड़ा आकार धारण कर लेती है। इससे वृहद स्तर के व्यवसाय के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा एकाधिकार स्थापित करके उपभोक्ता वर्ग का शोषण किया जाता है। तो इसी तरीके से ये टॉपिक्स हैं जो आज की कंप्लीट हुए। वृहद स्तरीय व्यापार के दोष, बेरोजगारी, भय, विदेशों पर निर्भरता, भारतीय कलात्मक उद्योगों का नष्ट होना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाधक, छोटे उद्योगों में। तो ये हुई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था संबंधी समस्याएं। फिर आगे चलते हैं राष्ट्रीयकरण का भय, बाजार का अभाव, मशीनों के प्रचलन का भय, श्रमिकों द्वारा हड़ताल विरोध, श्रमिकों की मांगे बढ़ना, अधिक पूंजी विनियोग और प्रतिफल कम, ये उद्योगपतियों से संबंधित समस्याएं हैं। और संगठन के दोष, श्रमिकों के ऊपर, श्रमिकों का शोषण, कार्य रुचि एवं नीरस होना, अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, बेरोजगारी बढ़ने का भय, यंत्रीकरण से श्रमिक की व्यक्तिगतता समाप्त होना, कार्य का भार बढ़ना, ये श्रमिकों से संबंधित समस्याएं हैं। इसी प्रकार से भारतीय उद्योगों में नवीनीकरण अपनाने की बाधाएं एवं समस्याएं, ये बाधाएं और समस्याएं हैं। इसके साथ ही हम उपभोक्ताओं को लाभ, श्रमिकों को लाभ और उत्पादकता को लाभ, ये नवीनीकरण के लाभ है, एडवांटेज ऑफ इनोवेशन। और इसके साथ ही ये नवीनीकरण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मिलते हैं, तब तक
के लिए इजाजत दीजिए।